So hey students, we are again back with the new essay। नए essay के साथ हम लोग फिर से वापस अपने सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज द 29th essay। और वैसे स्टूडेंट जो ये पहली बार देख रहे हैं या उन्होंने प्रीवियस ऐसे नहीं किया है, आई वुड श्योरली सजेस्ट कि आप लोग जो प्रीवियस ऐसे है उसको कंप्लीट करें, बिकॉज दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे ऐसे आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपको ये लगेगा कि हम एक ऐसे कर ले, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट मॉड्यूल, एक पूरा प्रोग्राम है ऐसे का। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं चलो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ऐसे की ना, कि हम ऐसे कैसे पढ़ते हैं या ऐसे याद करते हैं, इसको ये चैलेंज करता है। सो ऐसे याद करना नहीं होता है, ऐसे समझना होता है। ऐसे के लिखने की शैली बेसिकली स्टेप वाइज होती है। तो शुरुआत में मैंने बहुत आसान ऐसे बताया, फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे के कंसेप्ट बताए, और हर ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट रहा है जो कि न्यू रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हर ऐसे में प्रीवियस ऐसे के कई सारे एक्सट्रैक्ट। तो अगर आप सीरीज से, अभी हम 29th ऐसे कर रहे हैं, और सीरीज से अगर आप लगातार सारे ऐसे करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे होल्ड होता है, और फिर आपको कोई भी ऐसे मिलेगा, आप बड़े आराम से उसको कवर कर लोगे। तो आज के ऐसे का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। ऐसे अगर ऐसे मिल जाए तो आपको बेसिकली लिखने में बड़ी आसानी होगी। केहू हीरा चोर, केहू खीरा चोर। अब मतलब क्या कि कोई हीरा की चोरी करता है, हीरा की चोरी, हीरा इज डायमंड, डायमंड इज वेरी वैल्यूबल, इसका मतलब कोई बड़ा चोर है। और केहू खीरा, खीरा इज कुकुम्बर जो हम खाते हैं, और खीरा ऑब्वियसली सस्ता होता है। कोई हीरा चुराता है और कोई खीरा चुराता है, इसका मतलब कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि क्या क्राइम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या? किसी ने हीरे की चोरी की है तो हम इसको बड़ा चोर कह सकते हैं, और किसी ने खीरे की चोरी की है तो हम उसे छोटा चोर कह सकते हैं क्या? तो क्या ये डिफरेंशिएशन कि किसने किस तरह की चोरी की है या कितने किस तरह का क्राइम किया है, क्या ये क्राइम के वैल्यू को या सब्जेक्टिविटी को दिखाता है क्या? इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हर बार की तरह हर हमेशा हम लोग पहले चर्चा करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर का, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम प्रोवर्ब एक्सप्लेन करेंगे, केहू हीरा चोर केहू खीरा चोर। कोर आइडिया बताएंगे कि इज ऑल क्राइम इक्वल, क्या हीरे की चोरी और खीरे की चोरी बराबर है, क्योंकि दोनों तो चोरी ही है। लेकिन क्या हम अमाउंट के हिसाब से, मतलब बड़ी चोरी और छोटी चोरी के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? और डज स्केल मैटर? नेक्स्ट, ब्रीफ मेंशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मोरल, लीगल, सोशल, साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। मोरल एंड इथिकल डायमेंशंस की भी बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डेंटोलॉजिकल एथिक्स की बात करेंगे। मतलब चूंकि ये किसी एक पर्टिकुलर घटना को जज करने की बात है कि हम किस तरीके से देखते हैं, तो ऑब्वियसली इथिकल और मोरल डायमेंशन बहुत जरूरी हो जाता है। चोरी क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे कई बार ये होता है कि आपने देखा होगा, कई बार चोरी करते हैं, और यहाँ मैंने एग्जांपल में भी दिया, स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में चीटिंग करते हैं और बोलते हैं हमने इसलिए चीटिंग की क्योंकि सब चीटिंग कर रहे हैं। तो सब चीटिंग कर रहे थे, सब करप्ट हैं, तो आपका करप्ट होना, आपका चीटिंग करना, क्या बेसिकली आपकी चीटिंग को या आपके करप्शन को कम कर देता है क्या? इसी को हमको यहाँ जज करना है। यूटिलिटेरियन थ्योरी भी करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट डिटरमाइन इट्स मोरल वे, जो कहता है कि जी हाँ, हीरे की चोरी बहुत छोटी चोरी है, हीरे की चोरी बिकॉज वैल्यूबल है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। यहाँ डिफरेंशिएशन है यूटिलिटेरियन थ्योरी के हिसाब से। फिर पब्लिक परसेप्शंस की हम बात करेंगे, फिर हम लीगल और सोशल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। लॉ कैटेगराइज थेफ्ट एज पेटी वर्सेस ग्रैंड थेफ्ट बेस्ड ऑन वैल्यू एंड इम्पैक्ट। जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे, जैसे जो बड़े बड़े चोर होते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है कि आर लॉ इज लाइक अ कॉबवेब, जैसे किनारों में, घर के किनारों में जाले लग जाते हैं, मकड़े के जाले। अब आप देखेंगे उस मकड़े के जाले में क्या, कि जो छोटे कीड़े होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा और भारी कीड़ा है, वो जालों को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। हमारा लीगल सिस्टम कुछ ऐसा ही है, जिसमें बड़े कीड़े जो होते हैं, जो भारी कीड़े, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, दे ऑफन स्केप पनिशमेंट, वो पूरा का पूरा सिस्टम तोड़ करके आराम से निकल जाते हैं। बट स्मॉल क्रिमिनल, छोटे कीड़े पकड़ में आ जाते हैं। इंडियन एंड बिहार स्कैम, हम स्कैम की भी बात करेंगे, ताकि आपको बेसिकली जो ऐसे है, ऐसे का जो एग्जैक्ट बेसिकली केस स्टडी है, वो इस सिनेरियो से निकल के आए।
साइकोलॉजिकल डायमेंशन, जिसमें हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस की। मैंने इस थ्योरी की बात इससे पहले भी की थी। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसऑनेस्टी, जो धीरे धीरे अभी हो रहा है। कंपैरेटिव जस्टिफिकेशन की बात करेंगे, पेटी थीव्स कंपेयर देमसेल्व्स टू लार्ज स्केल क्रिमिनल्स। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन फिलोसफिकल डायमेंशन, जिसमें हिंदुइज्म के थ्रू कर्मा और धर्मा की बात होती है, बुद्धिज्म में मिडिल पाथ और जैनिज्म में नॉन पोजेशन की बात होती है। इसीलिए कि अगर हम चीजों को संग्रह ही नहीं करेंगे, अगर हम चीजों को एक बार कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें धीरे धीरे हम ऑनेस्टी, सो एथिकल प्योरिटी रिक्वायर्स कंप्लीट ऑनेस्टी, इसकी बात करता है जैनिज्म। फिर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अगेन निस्सियन व्यू, जो मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी इससे प्रीवियस एसे में, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। फिर हिस्टोरिकल डायमेंशन की बात करेंगे, चाणक्य करप्शन और गवर्नेंस पे क्या कहते हैं, गांधी की क्या फिलोसफी है, और अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन कलिंगा में किस तरीके से शो करता है कि जो डिफरेंशिएशन है, जब आप कोई ऐसे कृत कर देते हैं, ऐसे काम करते हो कि गलत है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। कई बार वो भी, चाहे कितना भी बड़ा क्राइम हो, उसका इम्पैक्ट सुधार, या एक बड़ा अच्छा फिलॉसफी है इंडियन कल्चर में, पश्चाताप। आप पश्चाताप से बड़े गुनाह को धो देते हो। आपने ये बार कई बार सुना होगा, लेकिन वो पश्चाताप कैसे होना चाहिए, रिग्रेट कैसे होना चाहिए, गिल्ट कैसे होना चाहिए, वो गिल्ट आपको और समाज को दोनों को बेहतरी की तरफ लेकर के जाना चाहिए। गिल्ट, आप अपने आप में गिल्ट कर रहे हो और क्राइम करते जा रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। देन फिर हम ज्योग्राफिकल डायमेंशंस की बात करेंगे, जिसमें रिसोर्स स्कार्सिटी और क्राइम की बात करेंगे। जैसे कई ऐसे इलाके जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज हैं, बहुत एजुकेशन बहुत सही नहीं है, हेल्थ सिनेरियोज खराब है, वहाँ आपको क्राइम रेट ज्यादा देखने को मिलेगा। अर्बन और रूरल करप्शन की बात हम करेंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम और स्मॉल फ्रॉड की बात करेंगे। सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, हाउ क्राइम इम्पैक्ट पब्लिक ट्रस्ट, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिहार को ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते हैं, तो लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, पॉलिटिकल करप्शन, पेटी थेफ्ट्स में क्या डिफरेंस है, कॉर्पोरेट फ्रॉड और एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी में, और डेली लाइफ टैक्स इवेजन होता है, एग्जाम चीटिंग होती है, ब्राइबरी होता है। छोटे छोटे चीज में आप ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं, पकड़ लिया आपको, आप कुछ पैसे देकर के निकल जाते हैं। ये छोटे छोटे जो बेसिकली करप्शन और ब्राइबरीज हैं, ये किस तरीके से इस सिनेरियो को बेसिकली दिखाते हैं। फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव लास्ट में हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज सबको समेट करके, जितने डायमेंशंस बताए सबको जोड़ करके हम बताए, एक व्यक्ति के लिए एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है, एथिकल लिविंग थ्रू स्मॉल एवरीडे एक्शन। फाइनली कंक्लूड करेंगे, बैलेंसिंग लीगल रिफॉर्म, एथिकल अवेयरनेस, सोसाइटल चेंज, इंटीग्रिटी मस्ट बी अपहेल्ड एट ऑल द लेवल, फ्रॉम इंडिविजुअल टू गवर्नेंस। Proverb highlight the gradual erosion of value if dishonesty is tolerated at any scale। तो छोटी चोरी भी चोरी होती है। अंतोगत्वा हम इसकी बात करेंगे कि अगर आप डिसऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज, ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो दैट विल लीड टू डिसऑनेस्टी, एंड देन स्केल डू नॉट मैटर। तो फिर हम आते हैं सिनॉप्सिस के ऊपर। जैसा मैंने बताया, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। यही स्ट्रक्चर आपको किसी भी ऐसे को पढ़ने में, और आपको घर में ये जो स्ट्रक्चर अभी तुरंत मैंने बताया, इसी स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। घर में इसी स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस में बहुत सिंपल सिनॉप्सिस लिख रहे हैं। जैसा मैंने कई बार बताया कि यहाँ पे मैं सिनॉप्सिस, चूंकि मैंने पहले ही आपको बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर में पढ़ा देता हूँ, इसलिए सिनॉप्सिस को मैं बहुत छोटा रखता हूँ। एग्जाम में आप जैसे ऐसे लिखने के लिए बैठेंगे, आपको ऐसे मिला, आप सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखोगे, एग्जाम में पॉइंट वाइज सिनॉप्सिस लिखोगे, और पूरे अच्छे से अरेंज कर लोगे। ठीक है, सिनॉप्सिस क्या होता है, जो आपने स्ट्रक्चर घर में याद किया, उसी को आप सिनॉप्सिस में बेसिकली एम्फसाइज करते हैं। भोजपुरी प्रभाव, केहू हीरा चोर, केहू खीरा चोर, हाईलाइट द पैराडॉक्स ऑफ क्राइम परसेप्शन, whether theft is small or large, it remain an act of dishonesty। यही स्टार्टिंग में ही हम कह देते हैं। The essay explore its moral, legal, social and psychological, historical and geographical dimension, including Indian and Western philosophical view। It examines real world applications such as political corruption versus petty theft, corporate fraud versus daily dishonesty, and Bihar specific scam। The conclusion emphasizes personal integrity, legal reform, societal awareness as key to reducing corruption at all level। एक बहुत ही छोटा सा सिनॉप्सिस हमने बेसिकली यहाँ पैराग्राफ वाइज फॉर्म में लिखा है, आप एग्जामिनेशन में पॉइंट वाइज लिख सकते हो। और अगेन ये स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस बनाना बहुत जरूरी है,
ताकि इससे आपको फ्रेम ऑफ ऐसे मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे ऐसे का ढांचा तैयार करना है। ऐसे में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो दिमाग में आया आप बस भरते जा रहे हो, आप अरेंज कर दोगे, जिससे हम कहते हैं ल्यूसिडिटी। दैट ल्यूसिडिटी यू गेट when you basically focus on the synopsis of the essay, so you can spend time, 1 से 2 मिनट आप सिनॉप्सिस में डाल सकते हो। फाइनली हम लोग आते हैं ऐसे में, केहू हीरा चोर केहू खीरा चोर, एन एनालिसिस ऑफ क्राइम, एथिक्स एंड सोसाइटी। समाज किस तरीके से क्राइम को देखता है, एथिक्स क्या कहता है, और क्राइम बड़ा या छोटा किस कैटेगराइजेशन में लोग क्राइम करने वाले रखते हैं और देखने वाले रखते हैं, इसी की तो बात है। तो देखो मैंने साथ साथ एक हेडिंग भी डाल दिया, एनालिसिस ऑफ क्राइम, एथिक्स एंड सोसाइटी। ये आप भी कर सकते हो, और अब मैं बता रहा हूं आप इससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चुरा लो। ये जो हेडिंग है, और हेडिंग के बाद हेडिंग का जो एक्सप्लेनेशन है, आपने ऐसे लिखा और ऐसे का एक एक्सप्लेनेशन डाल दिया, इससे आपको बेसिकली जो ऐसे चेक करने वाला है उसके दिमाग में जाता है कि द मैसेज इज क्लियर, कि भैया यही तो इस ऐसे में आगे, तो जस्ट वहीं पे समझ में आ गया, देन एंड देयर। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन। भोजपुरी प्रोवर्ब, केहू हीरा चोर केहू खीरा चोर, ट्रांसलेट टू समवन स्टील डायमंड, समवन स्टील cucumber. At its core, the phrase highlights universality of dishonesty, implying that whether one commit a grand theft or a minor one, the fundamental act of wrongdoing remains the same. However, in reality, society perceives crime differently based on scale, impact, and context. Very important है कि क्राइम तो क्राइम होता, बट सोशल परसेप्शन क्राइम का अलग अलग होता है। दिस ऐसे एक्सप्लोर द मल्टीपल डायमेंशन ऑफ दिस ऐसे एक्सप्लोर द मल्टीपल डायमेंशन ऑफ द प्रोवर्ब, इंक्लूडिंग मोरल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव, लीगल सोसाइटल व्यू पॉइंट, साइकोलॉजिकल बेसिस, हिस्टोरिकल रेलेवेंस, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर, विद स्पेसिफिक केस स्टडी फ्रॉम बिहार एंड इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में हमेशा ये बात हम बता देते हैं कि भाई आगे आपको क्या मिलने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो डेल्व इनटू फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जामिनिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड एवरीडे लाइफ। ये करता क्या है, जब इस तरह का आप एक इंट्रोडक्शन डालते हो ना, तो जो ऐसे चेक करने वाला होता है उसका दिमाग पहले से तैयार होता है, वो जानता है कि अब क्या आने वाला है, और इन सारी चीजों को जो आपने कहा है उसी को यहाँ अरेंज करके दिखाते हो। तो इसका मतलब आपकी सेंटिटी, आपके एसे की सेंटिटी और आपके एसे की वैल्यू और बढ़ जाती है। इसको रीइंफोर्सिंग इफेक्ट भी कहते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता एसे के बारे में, बिकॉज मैं जनरली आप लोगों को सिर्फ ऐसे बताता हूँ, लेकिन मैं ऐसे के पीछे की साइकोलॉजी, ऐसे से मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, मैं कभी इसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगा। ऐसे का एक इफेक्ट होता है री इन्फोर्सिंग इफेक्ट, और री इफेक्ट से क्या होता है कि आपने जो यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा है वही बात जब आप नीचे लिखते हो ना, तो भरोसा, जो ऐसे चेक करने वाला होता है उसको आपके ऊपर भरोसा होता है कि ये बंदा जो बात यहाँ कहा वो आगे प्रूफ कर दिया, और इस भरोसे के कारण साइकोलॉजिकली वो आपको थोड़ा और भी मार्क्स दे देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं अब डिफरेंट डायमेंशंस की। मोरल एंड एथिकल डायमेंशन, इज क्राइम एब्सोल्यूट और रिलेटिव। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार जो है एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे जरूर डालते जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन का एक्सप्लेनेशन डालते जा रहे हैं। सो जो आपका हेडिंग है, हेडिंग का एक्सप्लेनेशन यहाँ जा रहा है। नेक्स्ट, मोरल, the act of theft, whether a cucumber or diamond, violates fundamental principle of honesty. However, society often make distinction based on perceived intent and consequences. A hungry man steal food is often viewed with sympathy, whereas a corporate executive embezzling fund faces widespread condemnation. So मैंने बताया था शुरुआत में ही कि खीरा कौन चुराएगा, जो भूखा है, जो बहुत छोटे स्तर पे चोरी कर रहा है। कई बार वो अपनी चोरी को इस बात के लिए बेसिकली सही मानता है। आपने इंडियन मूवीज में देखा, बॉलीवुड की मूवीज 70s 80s में, कि भाई एक हीरो है और वो चोरी कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके घर में उसकी माँ बीमार है और माँ मरने ही वाली है, वो दवा के लिए चोरी कर रहा है, और दिखाया जाता है कि भाई वो चोर तो नहीं है लेकिन वो दवा के लिए चोरी कर रहा है। तो मतलब क्या कि सोसाइटी का परसेप्शन क्राइम को लेकर के थोड़ा अलग हो जाता है, और कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें सिंपथसाइज जो है वो किया जाता है सोशल फैक्टर्स के बेसिस पे। फ्रॉम द इथिकल स्टैंड पॉइंट, टू प्राइमरी पर्सपेक्टिव इमर्ज। दो बेसिक पर्सपेक्टिव है इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंटोलॉजिकल एथिक्स, जिनको हम कांट, इमैनुअल कांट की चर्चा मैंने इससे पहले भी ऐसे में की थी। कांट का व्यू है मोरालिटी इज एब्सोल्यूट, स्टीलिंग रिगार्डलेस ऑफ स्केल और कंटेक्स्ट इज इनहेरेंटली रॉन्ग, कुकुम्बर थीफ एंड अ डायमंड थीफ बोथ आर गिल्टी ऑफ वायलेटिंग मोरल ड्यूटी। तो डेंटोलॉजिकल इथिक्स, या जिसको इमैनुअल कांट की व्यू कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोरालिटी एब्सोल्यूट है,
और इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ये रिलेटिव नहीं है, कंडीशन पे चेंज नहीं होता। आप चोरी किए हो तो चोरी की, आपने पेंसिल की चोरी की या आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, आप चोर हो, सिंपल बात। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियन व्यू, बेंथम और मिल। मैंने अगेन यूटिलिटेरियन व्यू के ऊपर तीन चार पांच ऐसे में बताया है, और मैंने बार बार बताया, हर बार मैं इस व्यू के डिफरेंट डायमेंशंस बताता हूँ। तो ये केवल ऐसे पढ़ने के साथ साथ आपको डायमेंशन भी क्लियर हो जाएंगे। The ethical weight of crime depends on its consequences. A diamond thief may be financially ruin a person, while a cucumber thief may have negligible consequences. तो अगर आपने खीरा कहीं से चुराया है, जिससे चुराया है वो बर्बाद नहीं होने वाला, खीरा का वैल्यू बहुत कम है। लेकिन अगर किसी का डायमंड चुरा लिया तो डायमंड बहुत ज्यादा वैल्यू कैरी करता है। तो यूटिलिटेरियन व्यू बोलता है कि यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, खीरे की यूटिलिटी कम है, बहुत थोड़ी सी है, इम्पैक्ट कम है, लेकिन डायमंड का इम्पैक्ट ज्यादा है, इसलिए जिसका इम्पैक्ट ज्यादा वो क्राइम बड़ा है। In reality, society applies a mix of both perspective, punishing severe crime harshly while often overlooking minor ones. ऐसा होता है सोसाइटी में, सिवियर क्राइम जो है उससे बेसिकली जो है बहुत ज्यादा पनिश, किसी का मर्डर हो गया तो ऑब्वियसली पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मिलनी ही चाहिए और मिलता है। लेकिन अगर कहीं हाथापाई हो गई तो उतना, कई बार तो पुलिस आते हैं और समझा करके भेज देते हैं। तो ये सोसाइटी में अप्लाई होता है। नेक्स्ट, लीगल और सोशल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। द लॉ distinction between crime. So legally, theft is categorized based on severity. Petty theft, minor or lower value often result in fine and short-term imprisonment. मैंने अब जैसा बताया, ग्रैंड थेफ्ट हाई वैल्यू ऑर्गेनाइज क्राइम कैरीज अ सिवियर लीगल कॉन्सिक्वेंस। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है तो कई सारे एक्ट भी, मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा, बट क्राइम अगर प्री मेडिटेटेड क्राइम, मतलब आपने इंटेंट करके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर करके क्राइम किया है, तो आपको और ज्यादा पनिशमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। However, social perception of crime is often inconsistent. A pickpocketer may be jailed, but a corrupt politician who siphoned a crore of rupee might escape. The justice system's inefficiency, delays, loophole, and political influence often allow high-profile criminals to go unpunished, while small offenders face immediate action. मैंने बताया था एग्जाम्पल, ये कॉलनरी जो मैंने बताया था कि एक मकड़े के जाले के देखो, और मकड़े के जाले में बड़े कीड़े जो है वो जाले को तोड़ करके निकल जाते। अगर कोई भवरा है और वो मकड़े के जाले में आ गया पकड़ के, वो तोड़ करके निकल जाएगा। ये मकड़ा का जाला हमारा लीगल सिस्टम है, जिसमें बड़े कीड़े तोड़ के निकल जाते हैं, और जो छोटे कीड़े होते हैं, आप देखोगे मकड़े के जाले में छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो फंसे हुए रहते हैं। तो जो छोटे लोग होते हैं, जो पेटी क्रिमिनल्स है, पिक पॉकेटर है, उनको पकड़ने लाना और उनके ऊपर कार्रवाई करना बड़ा आसान हो जाता है। केस स्टडी देखते, केस स्टडी ऐसे में आपकी सैंटिटी को, वैल्यू को बढ़ा देता है। इंडियन स्कैम्स की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये सारा डेटा मैंने डाल दिया, आपको लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं केवल सिर्फ बता रहा हूँ कि हम कितने बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये डेटा डाला है। आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, हाई लेवल पॉलिटिशियन, करप्ट फिगर्स जो है इनमें इन्वॉल्व थे। कोल एलोकेशन स्कैम, लार्ज स्केल मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्स। सत्यम स्कैम, a corporate scam where financial fraud led to investors loss। ठीक है, सहारा स्कैम की भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे स्कैम है। बिहार स्पेसिफिक स्कैम की बात करें तो फॉर्डर स्कैम बहुत फेमस रहा है, 950 करोड़ का स्कैम रहा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। लार्ज स्केल करप्शन इन कैटल प्रोक्योरमेंट एंड, जिसको चारा घोटाला कहते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा फेमस भी रहा है। इनफैक्ट एक बात मैं यहाँ ऐड करूँ चारा घोटाला के बारे में, कि चारा घोटाले के ऊपर ना, हमने बहुत, हमेशा चारा घोटाला को हमने लालू प्रसाद यादव के साथ देखा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग भी चारा घोटाला, 50 से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर जो घोटाला है उसमें एक्यूज रहे थे। खैर, सो बिहार स्कॉलरशिप स्कैम 2019 का, जिसमें गवर्नमेंट के एजुकेशन फंड को जो है बेसिकली साइफन ऑफ किया गया था। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, फ्रॉड इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर, अभी भी इसकी कार्रवाई चल रही है। कई सारे जो बड़े लोग हैं, बड़े जो अपने आप को फैकल्टीज मानते हैं, उनकी भी नाम इनमें उजागर हुई है। डी स्कैम हाईलाइट हाउ लार्ज स्केल करप्शन ऑफन रिजल्ट इन इकोनॉमिक एंड सोशल डिवास्टेशन बट रेयरली लीड्स टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। एक से एक जो है बेसिकली कमिटी बनाई जाती है, स्टडी किया जाता है, रिजल्ट कुछ नहीं होता। अभी जैसे बिहार टीचर स्कैम की ही हम बात करें तो नाम बहुत लोग का आया, लेकिन कार्रवाई अभी तक किसी पे नहीं हुई। लेकिन वही कोई छोटा क्राइम होता तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो ये जो अभी तुरंत मैंने बताया डायमेंशन, ये जरूर इस पे प्रभावित हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशन, व्हाई डू पीपल जस्टिफाई स्मॉल क्राइम।
स्मॉल क्राइम को क्यों जस्टिफाई करते हैं, क्यों क्राइम में डिफरेंशिएशन करते हैं, साइकोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन साइकोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हाउ पीपल परसीव रॉन्ग डूइंग। कॉग्निटिव डिसोनेंस अलाउ इंडिविजुअल टू जस्टिफाई स्मॉल डिसऑनेस्ट एक्ट। ठीक है। सो क्या है, रैशनलाइजेशन, एवरीवन डज इट सो इट्स नॉट अ बिग डील, सब चोरी कर रहे हैं हम भी कर लिया, कोई बात नहीं। नॉर्मलाइजेशन, ब्राइबिंग ऑफिसर फॉर क्विक वर्क इज सीन एज रूटीन प्रैक्टिस। कई बार तो हम एक्सक्यूज मी, कोर्ट में चले जाएं या कहीं और जाएं और वहां पे छोटे जो लेवल के ब्राइबरी होते हैं ना, वो अंडरस्टूड होता है, वो मतलब ऐसा है कि चलता है, यही तो है, दिस इज द नॉर्म। कंपैरेटिव जस्टिफिकेशन, एटलीस्ट आई एम नॉट एज करप्ट एज पॉलिटिशियन। कई बार कहते हैं हम तो छोटा करप्ट है, हम तो छोटा ही घूस ले रहे हैं, हम तो 100 रुपए ही ले रहे हैं, लोग 1000 ले रहा है, हम तो कम में ही छोड़ दिया, तुमको 900 रुपए का डिस्काउंट दिया भाई। 90% डिस्काउंट कौन देता है आज के समय में। तो ये इस तरह का कॉम्पैरेटिव जस्टिफिकेशन भी होता है। सच बायसेस क्रिएट अ सोसाइटी वेयर माइनर डिसऑनेस्टी इज टॉलरेटेड, लीडिंग टू सिस्टमेटिक करप्शन ओवर टाइम। अब फिर हम बात करते हैं इंडियन फिलोसफिकल डायमेंशन, कर्म, धर्म और जस्टिस के बारे में। सो इंडियन फिलोसफी प्रोवाइड इंसाइट इनटू कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हिंदुइज्म बात करता है लॉ ऑफ कर्मा की, एवरी एक्शन बिग और स्मॉल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। कर्मा बेसिकली इज अ साइकिल, एवरी एवन अ माइनर थेफ्ट कंट्रीब्यूट टू निगेटिव कर्मा। ठीक है, तो बहुत अच्छी फिलोसफी है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, वो सबसे पहले आपको प्रभावित करता है, बिकॉज उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। बुद्धिज्म बात करता है मिडिल पाथ, इंटेंशन बिहाइंड एन एक्ट डिटरमाइंस इट्स मोरल वेट। आप क्या कर रहे हो, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म इसकी बात करता है। जैनिज्म अहिंसा और नॉन पोजेशन की बात करता है, बोलता है कि भाई आपको पोजेशन, चीजों के साथ लगाव रखना ही नहीं चाहिए। आप अगर चीजों के साथ लगाओ, एनी फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी क्रिएट स्पिरिचुअल इम्प्योरिटी। तो किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी हो, एवन थॉट में भी अगर आप डिसऑनेस्ट हो, आपने चोरी नहीं की लेकिन चोरी करने का सोचा ही, तो आप बेसिकली स्पिरिचुअली इम्प्योर हो गए। बड़ी बेहतरीन कंसेप्ट है। These traditions suggest that even small wrongdoing accumulates over time, shaping personal and societal consequence। धीरे धीरे ये जमा होते जाते हैं और इसका सामाजिक और बेसिकली जो व्यक्तिगत है वो प्रभाव पड़ता है। वेस्टर्न फिलोसफिकल डायमेंशन, एथिक्स एंड सोशल कंटेक्स्ट। वेस्टर्न फिलोसफी में देखते हैं, वेस्टर्न थॉट प्रोवाइड कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूसो का नाम आपने सुना होगा, लॉक का नाम सुना होगा, हॉब्स का नाम सुना होगा। ये अगर नाम नहीं भी ये पता है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा। मैं कई बार चीजें ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि अगर नहीं भी नाम पता है, भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, वैलिडिटी बढ़ जाती है। नहीं याद है तो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी याद रखना है, एक लाइन में याद रखना, बहुत ज्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी है। क्या है, सोसाइटी फंक्शन बेस्ड ऑन अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट वेर इंडिविजुअल गिव अप सम फ्रीडम फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। करप्शन एट एनी लेवल डिसरप्ट दिस बैलेंस। ऑब्वियसली सोसाइटी, समाज में चीजें कैसे काम करती है, जब हम अपने फ्रीडम को हम सरकार पे ट्रस्ट करते हैं, सरकार अभी टैक्स बढ़ा दे और सरकार ने बोला कि भाई टैक्स को जो है 10% से बढ़ाया जाए, हम और आप हल्ला नहीं करते, बिकॉज हमें लगता है, हमें सरकार के ऊपर विश्वास है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है कि समाज में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तभी चलेगा। तो ये जो है, ये थियरी उस समय ठगा हुआ महसूस होता है जब आपको पता चलता है कि आपने तो इनकम टैक्स दिया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, सरकार हर चीज पे टैक्स ले रही है, आप दे रहे हो, और बाद में वो टैक्स का पैसा कहीं और चला जा रहा है, किसी बिजनेसमैन के पास जाता है, और वो बिजनेसमैन जो है वो साइफन ऑफ कर देता है और पैसा लेके भाग जाता है। तो उस समय आपको गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, तो ये डिस्टर्ब करता है इस बैलेंस को। अगेन निजीजन पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने पहले बात किया था, मोरालिटी इज रिलेटिव, a thief and a businessman both seek personal gain, the only difference is social perception। मतलब थीफ मोरालिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिलेटिव है। एक जो चोरी करता है और एक बिजनेसमैन, ये कहते हैं बिजनेसमैन भी चोरी है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट खोजता है। सोशल परसेप्शन है, हम चोर को चोर की तरह देखते हैं और बिजनेसमैन को बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, तो सामाजिक परसेप्शन अलग है, ये थोड़ा सा अतरंगा व्यू है। दिस थियरी क्वेश्चन वेदर मोरालिटी इज फिक्स्ड और शेप्ड बाय सोसाइटल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी यही कहता है कि क्या मोरालिटी फिक्स है या समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से मोरालिटी चेंज होती है। ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिकल डायमेंशन की बात करते हैं। पास्ट फिगर
ऑन इंटीग्रिटी एंड करप्शन। क्या क्या बेसिकली इस तरह के एग्जांपल्स रहे हैं। अगेन ये भी एक तरह का केस स्टडी है। थ्रू आउट हिस्ट्री लीडर्स एंड फिलोसफर हैज एम्फसाइज्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी। चाणक्य की बात हमेशा मैंने कई ऐसे में की है। अर्थशास्त्र, करप्शन वीकेन स्टेट, स्ट्रिक्ट लीगल एंड एथिकल कोड्स आर नेसेसरी फॉर गवर्नेंस। महात्मा गांधी कहते हैं मीन्स आर इंपॉर्टेंट एज एंड्स। आप जो काम का रिजल्ट ले रहे हो, उस रिजल्ट ये बराबर ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे हो, आप जिस गंतव्य में पहुंचे हो, आपका जो डेस्टिनेशन है, उससे ज्यादा और उसके बराबर ही इंपॉर्टेंट है उसकी जर्नी। तो ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं, एवन अ स्मॉल डिसऑनेस्ट एक्ट करप्ट द मोरल कैरेक्टर। स्वामी विवेकानंद, ट्रू सक्सेस लाई इन एथिकल लिविंग नॉट मटेरियल गेन। एथिकल लिविंग अपने आप में ही सक्सेस है। Historical examples such as Ashoka's transformation after Kalinga War highlight how moral integrity shaped leader legacy. Moral integrity अगर बनती है तो एक ऐसी legacy create होती है कि हजारों साल के बाद भी लोग याद रखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने अशोका का डाला। जोग्राफिकल डायमेंशन, रिसोर्स स्कार्सिटी और क्राइम। अब हम बात करेंगे कि चोरी हो रही है, लेकिन अगर मान लो कि सबके पास ही हीरा है, सबके पास ही डायमंड है, तो क्यों चोरी करेगा? सबके पास खीरा है, कोई भूखा है ही नहीं, तो भाई वो खाने की चोरी क्यों करेगा? तो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट ऑफन कंट्रीब्यूट टू क्राइम। रिसोर्स स्कार्सिटी, इन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रीजन थीफ में अराइज आउट ऑफ नेसेसिटी। अर्बन एंड रूरल डिवाइड, अर्बन सेंटर सी लार्ज स्केल कॉर्पोरेट फ्रॉड व्हाइल रूरल फेसेस स्मॉल स्केल मिसअप्रोप्रिएशन लैंड डिस्प्यूट्स। तो अर्बन सेंटर में, अर्बन शहर में, बड़े देशों में बड़ी बात होती है, और हमने सुन रखा है सेनोरिटा, छोटे छोटे का देशों में छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। तो भाई जो छोटे इलाके हैं, जो बेसिकली रूरल इलाके हैं, वहां भी करप्शन होता है, वहां पे छोटे लेवल का करप्शन होता है। तो ऑब्वियसली ये स्केल पे जरूर हम उसको माप सकते हैं, लेकिन इंटेंट जो है दोनों का सेम ही है। इन बिहार, फ्लड प्रोन रीजन एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी क्रिएट इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ऑफन लीडिंग टू फाइनेंशियल फ्रॉड, लैंड इंक्रोचमेंट एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो बिहार का एक छोटा सा हमने पर्सपेक्टिव डाल दिया है। अब हम सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, क्राइम का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होता है। ठीक है, क्राइम एट एनी लेवल, यहाँ पे हमने समाज को यहाँ बराबर कर दिया कि भाई क्राइम इज क्राइम, ये अंडरस्टेटमेंट होना चाहिए। At any level erode public trust, petty theft create insecurity। घर के छोटा बड़ा चोरी हो गया, आप जा रहे हो सड़क पे छिनतई हो गई, आप किसी ने चेन छीन लिया, किसी ने पर्स छीन लिया, तो भैया ये इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। करप्ट लीडर लीड टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। करप्शन लीडर, हजारों करोड़ रुपया चला गया, आपके पॉकेट से नहीं जाता, लेकिन आपका ही मेहनत का पैसा, आपके ही हिस्से का पैसा, जो आपके बेनिफिट के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए यूज हो सकता था, कोई लेकर के भाग गया विदेश। Next, a political scandal weakens democracy. In Bihar, public perception of corruption has affected employment opportunities, investment inflow, and governance क्वालिटी। अभी बीपीएससी का केस आप जानते हो, बीपीएससी एग्जामिनेशन में जो 17th में कई तरह के सिनारियोज हुए, और इस कारण से कई लोगों को बीपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर के मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए। अगेन, इफ समथिंग हैज हैपेंड, ये जनरल केस नहीं है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और वी शुड बी वेरी थॉटफुल कि क्या हमारे साथ हो रहा है। नेक्स्ट है, हम फाइनली एंड करेंगे विद सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स टू डेली लाइफ। पॉलिटिकल करप्शन वर्सेस पेटी थेफ्ट, अ कॉमन लेबरर स्टीलिंग फूड इज पनिश्ड while politicians involved in large scam escape easily. This create public resentment and fuel distrust in governance। ये तो कई बार हमने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा है कॉर्पोरेट फ्रॉड वर्सेस एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी। Companies like Satyam Computers engage in large-scale fraud, but small employees who fake bill or claim false reimbursement justify their action by pointing to larger corruption। कई बार ऐसा होता है, जब आप कहीं काम करते हो, आप कई बार फेक रिम्बर्समेंट क्रिएट कर देते हो। आप जा रहे हो, आपको टी ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, और उसमें झूठ मूठ की चीजें डाल रहे हो कि हमको ज्यादा रिम्बर्समेंट मिल जाए। तो ये भी बेसिकली गलत है, और चूंकि कंपनी में फ्रॉड हो रहा या सिस्टम में फ्रॉड हो रहा, तो आप भी करोगे, तो इससे आपका फ्रॉड कम नहीं हो जाता है। फाइनली, स्टूडेंट जस्टिफाई चीटिंग बिकॉज एवरीवन डज इट। टैक्स पर अवॉइड पेइंग जीएसटी बिकॉज बिग कंपनी इवेट टैक्स टू। तो बड़ी कंपनी इवेट करती है, सब चोर है तो हम भी चोर हैं, ये गलत इंटेंट है। दिस स्मॉल एक्ट कंट्रीब्यूट टू सिस्टमिक
डिसऑनेस्टी, और इससे पूरा सिस्टम जो है वो फिर डिसऑनेस्ट होने की तरफ बन जाता है। While systematic corruption exists, individual play a crucial role in shaping ethical behavior. Refusing to bribe, paying fair wages, and promoting honesty in education and businessmen can collectively create a moral and just society. कंक्लूजन की बात करें, बैलेंसिंग लीगल, इथिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव। देखो, कंक्लूजन का भी जो हेडिंग मैंने दिया उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ये है मजा है इस ऐसे का। और इससे मार्क्स, कुछ बच्चों ने कमेंट में भी डाला था, सर हेडिंग का एक्सप्लेनेशन डालने से, हाँ, हेडिंग डालने से आपके ऐसे का निखार बढ़ जाता है। फाइनली, केहू हीरा चोर, केहू खीरा चोर फोकसेस ऑन हाउ टू रिफ्लेक्ट, focuses us to reflect on how we perceive crime and morality. Excuse me. While law distinguishes between petty and serious crime, ethics demand integrity at all levels. For a society to progress, systematic reform, legal action, transparency must go in hand with personal integrity. Whether one steal a diamond or a cucumber, the erosion of honesty begins at smallest level. The true challenge lie not just in punishing larger crime, but in building a culture where even the smallest act of on dishonesty is discouraged. Because यही छोटा act आगे चल करके बड़े crime को result करता है. So that's the conclusion, and that is the essay which basically talks about केहू हीरा चोर, केहू खीरा चोर. Thank you.